सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें जो आपका पूरा सिलेबस है वह मैंने क्लासेस के माध्यम से, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा दिया है। जितने भी टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने आपको करा दिया है। तो सभी क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो क्लासेस को देख लीजिए। उसके बाद मैं आपके राजन और पवन सीरीज को सॉल्व करा रहा हूं। राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की दोस्तों 3 वीडियो बनी है, वह तीनों वीडियो आपको गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। डीएलएड 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दो सिक्कों को जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया क्या होता है, इसकी प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होता है, तब इसका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होता है, यह मैंने आपको बताया है कि दो सिक्कों को आप उछालोगे तो दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या फिर पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आएगा। तो ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। और यहाँ पे किसकी संभावना पूछ रहा है आपसे, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना। तो केवल 4 घटनाएं हो सकती हैं जब दो सिक्कों को आप एक साथ उछालोगे। तो इन 4 घटनाओं में से अगर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कि हेड आ जाए दोनों सिक्कों पे, तो इस घटना के होने की संख्या कितनी है, केवल एक बार, और कुल घटनाएं होने की संख्या कितनी है, 4। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोनों सिक्कों को एक साथ शीर्ष आने की जो प्रायिकता होगी वह 1/4 होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। अब बेलन आकृति दोस्तों आप सभी को पता है बेलन किस प्रकार से होता है। अब बेलन दोस्तों आपको पता है, जैसे गैस जो आता है एलपीजी, उसी शेप में सिलेंडर जो आपका होता है बेलन होता है। अब इस बेलन का आपको आयतन पूछ रहा है। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यह होता है। अब यहाँ पे आपको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आपको पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको एच की भी वैल्यू पता है, कितना है, 10 है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई और गुणे एच की वैल्यू कितनी है, 10। तो आपको कितना मिल जाएगा, 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इस प्रकार से आप निकाल लोगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। अब मैंने आपको गुणनखंड में बताया किस प्रकार से हम लोग फैक्टर करते हैं। तो देखिए आपका ये समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a इंटू सी निकाल लेते हैं। अब a यहाँ पे कितना है, a यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, 7, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे 7 है, और c की वैल्यू कितनी है, 10। तो a इंटू सी यानी कि 1 गुणे 10, 10 आ गया। अब इस 10 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं कि अब यह 10 आ गया ये सी, तो हमें क्या करना होता है, जो b होता है बीच वाला पद जो होता है 7, इस 7 को हमें दो ऐसे पदों में लिखना होता है कि गुणा करने पे उन दोनों पदों का मान जो आ जाए वह 10 आ जाए, उन दोनों पदों का हम गुणा करें तो 10 आ जाए, और उन दोनों पदों को आपस में जोड़ें तो इसी 7 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब 7 को दो पदों में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 और 2 में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हम लोग दोनों का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 5 धन 2 तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो बीच वाला 7x है इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5x धन 2x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आप लिख दोगे तो आप बहुत ही आसानी से गुणनखंड कर पाओगे। देखिए x स्क्वायर धन 7x धन
10 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कितना लिख सकते हैं 5x धन 2x धन 10 बराबर 0 और x यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x धन 5 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x धन 5 कॉमन मिल जाएगा बराबर 0। अब देखिए x धन 5 यहाँ भी है, x धन 5 यहाँ भी है, तो फिर से हम लोग कॉमन लेंगे तो x धन 5 हम कॉमन ले लेंगे तो अब क्या बच जाएगा x धन 2 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। अब केवल हम लोग x धन 5 इधर रखते हैं, x धन 2 को इधर भेज देंगे तो x धन 5 बराबर 0 हो जाएगा या x बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं ऋण 5 और इसी प्रकार से x धन 2 बराबर 0 से x की वैल्यू -2 आ सकती है तो x की वैल्यू -2 -5 हो जाएगी। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग मान लेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या r है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 4r हो जाएगी और वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता होता है पाई r स्क्वायर होता है तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पाई r स्क्वायर में आप क्या रखोगे 4r का स्क्वायर रखोगे क्योंकि दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वह 4r है। ठीक, यही आपको ध्यान रखना है। अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जब अब अनुपात लोगे तो अंश में आ जाएगा पाई r स्क्वायर और बटे में आ जाएगा पाई 4r का स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 16r आ जाएगा और यहां से आप देखोगे तो 1/16 यानी कि 1:16 आपको मान मिल जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 55 अंश, कोण B बराबर 60 अंश तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चक्रीय चतुर्भुज जब पढ़ाया तो चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है वह आप जानते हो कि जो सम्मुख कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह संपूरक कोण यानी कि उनका जो दोनों का योग होता है वह 180 अंश होता है। यहां से आप कह सकते हो कि जो कोण A है और कोण C है इन दोनों का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। कोण A ये है और इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। कोण A के सामने का कोण सम्मुख कोण C इन दोनों का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि x अगर हम लोग माने C को तो x धन 55 अंश बराबर 180 अंश हो गया और x बराबर अगर निकालना चाहें तो 180 में से 55 घटा देंगे यानी कि 125 अंश। इसी प्रकार से बस एक बार और आपको करना है क्योंकि आपको यहाँ पे D का भी मान निकालना है। C का मान आपने निकाल लिया 125 अंश, इसी प्रकार से D का मान निकालेंगे तो कोण D धन 60 बराबर हो जाएगा 180 अंश और D बराबर कितना मिल जाएगा आपको 120 अंश। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 6 है sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने दोस्तों आपको एक वीडियो ऐसा दिया है जिसमें आपको वैल्यूज रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से वो सारणी अगर आप लोग त्रिकोणमितीय जो सारणी है वैल्यूज की वह एक बार अगर आप बना लोगे जैसे मैंने वीडियो में बताया है क्लास में तो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। सारी वैल्यूज आप एक बार में लिख लोगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो आधा धन आधा 1 हो जाएगा, धन 1 यानी कि 2 हो जाएगा तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब 8000 कौन सी संख्या का 3 बार हम लोग गुणा करें, कौन सी संख्या का हम लोग 3 बार गुणा करें कि 8000 आ जाए। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर हम लोग 20 का गुणा 3 बार कर दें 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा और 20 का गुणा 3 बार करते हैं तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 घनमूल हमको निकालना था 8000 का, वह कितना आएगा 20। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं 16x² - 25 बराबर 0 को हल करिए। तो यह वो प्रश्न है मैंने आपको क्लास में नोट्स में बताया है जब b 0 होता है द्विघात समीकरण में तो केवल x² का टर्म होता है और कांस्टेंट होता है। तो कुछ नहीं करना है 16x² इधर रखिए बराबर के और कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए बराबर के 25। अब x² केवल इधर रखिए 16 को बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा और x से स्क्वायर
भेजेंगे बराबर के उधर, तो इधर रूट में हो जाएगा 25/16। 25 होता है 5 का स्क्वायर और नीचे 16 है 4 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिख सकते हैं √5/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करनी में स्क्वायर है और करनी की भी घात 2 है, तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न हमारा 8वां भी हल हो गया। अब 9वां प्रश्न है 9, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। अब बहुलक ज्ञात करते समय या माध्यिका ज्ञात करते समय पहली चीज मैंने आपको बताई है दोस्तों कि आपको क्रम में संख्याओं को लिख लेना है। यह चीज आप मत भूलिएगा, परीक्षा में गड़बड़ करके मत आइएगा। आपको सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किसी भी क्रम में आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम लोग बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं 10, फिर 12, 12, 12 3 बार आया है, फिर 13। ठीक, तो अब बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक जिस संख्या का आवृत्ति होता है, सबसे अधिक बार जो संख्या होती है वही बहुलक होती है। तो यहाँ पे 12 3 बार आ रहा है और 10 एक बार आ रहा है और 13 भी एक बार आ रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है 10 सेंटीमीटर लंबे 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है और यह प्रश्न केवल इमेजिनेशन की बात है कि किस प्रकार से आप इमेजिन कर रहे हो, उस हिसाब से जिस हिसाब से आप इमेजिन करोगे कि इस तरीके से बेलन बना होगा, उसी तरीके से आपका जो R और H का वैल्यू होगा उसी तरीके से होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, देखिए सबसे पहले यहाँ प्रश्न में दोस्तों क्या दिया गया है, आपको एक आयत दिया गया है। प्रश्न में आपको एक आयत दिया गया है और यहाँ आयत की वैल्यूज क्या दी गई है, देखिए 10 सेंटीमीटर इस आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इस आयत की 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, यह आप समझ गए। अब प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आयत की लंबाई क्या है, यह भुजा। ठीक, आयत की लंबाई यह भुजा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेलन का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, बेलन आपको पता है कि बेलन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो बेलन का जो निर्माण होता है दोस्तों वह दो तरीके से हो सकता है। जैसे आपके हाथ में कॉपी हो तो आप कॉपी को मोड़िए। ठीक है, जैसे कॉपी आप मोड़िए तो कॉपी को आप लोग रोल करते हो ना, रोल करके हाथ में पकड़ते हो, वैसे ही कोई भी कॉपी लीजिए आप रोल करके हाथ में पकड़िए। तो जो कॉपी की चौड़ाई है, जो ये कॉपी है आपकी, मान लेते हैं ये कॉपी है। अब ये जो कॉपी की चौड़ाई है, यही जो चौड़ाई है, आप ऊपर का हिस्सा देखोगे तो यही गोल बन जाएगा। ठीक है, और ये आपकी कॉपी राउंड में हो जाएगी। ठीक, ये आपकी कॉपी क्या हो गई, राउंड में इस प्रकार से हो गई। ठीक, तो अब जब लंबाई को आपने मोड़ा, इस प्रकार से आपने कॉपी को मोड़ा, तो ये जो कॉपी की आपकी चौड़ाई है, कॉपी की जो आपकी चौड़ाई है वह यहाँ पे चौड़ाई क्या बन गई, यहाँ पे वृत्त का परिधि बन गई। ठीक है, जो चौड़ाई है वह वृत्त का परिधि बन गई, यानी कि 2πr बराबर हो जाएगा चौड़ाई के। ठीक, तो एक तो इमेजिनेशन यह आप समझ गए कि आपका जो चौड़ाई है वह वृत्त की परिधि बन जा रहा है बेलन का, और ये जो लंबाई है L, जो मान लेते हैं हम लंबाई थी आपकी, वह लंबाई क्या हो गई, वह लंबाई अब H ऊंचाई हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि आप कॉपी को जब मोड़ते हो। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए एक तरीके से और बेलन बन सकता है। कैसे बन सकता है, आपने देखा होगा दोस्तों, जो हाथ में हम लोग पंखा लेते हैं, जो हाथ वाला पंखा होता है उसको आपने देखा होगा। हाथ वाले पंखे में भी कुछ इस प्रकार से एक आयत नुमा या तो कपड़े से बना होता है या फिर आप देखते होंगे कि बांस की ऐसी फज्जियां लगी होती हैं। ठीक है, बांस की ऐसी फज्जियां लगी होती हैं, उससे बना होता है। तो आपको यहाँ पे वो चीजें उसमें नहीं जाना है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे आपको समझना है कि ये जब घूमता है, यह जब सर्कुलर मोशन में आता है तो यह क्या बनाता है, जब यह घूम रहा है तो यह भी आप देखेंगे तो यह भी घूम घूम के क्या करता है,
अगर ये जो हिस्सा है ऊपर का जो घूम रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा दें, ठीक, इस प्रकार से ये हो गया, ये हिस्सा हो गया पंखे का, हाथ वाले का। अब यह जब घूमता है तो यह क्या करता है, यह जब घूमता है इस प्रकार से घूम के यहाँ फिर आता है इसका ये वाला हिस्सा, ठीक, और ये नीचे वाला भी हिस्सा इस प्रकार से घूम के ऐसे आता है, ठीक है। तो यह भी क्या करता है, यह भी एक बेलन का ही निर्माण करता है। अगर आप देखो तो यह अपने लंबाई के परितः घूम रहा है और एक बेलनाकार आकृति का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो एक आयत घूम रहा है और यह जो आयत इस लंबाई के परितः, यह जो डंडी लगी होती है बीच में, इसके परितः जब घूम रहा है तो ये भी बेलन बन रहा है, ठीक है। यह भी एक सिलेंडर का निर्माण कर रहा है, ठीक। तो ये मैंने अब यहाँ पे यह जो आयताकार यहाँ पे ऊपर पंखे में हिस्सा लगा था, इसमें क्या था, इसमें ये चौड़ाई थी आपकी, ये चौड़ाई थी और ये जो ऊपर थी यह लंबाई थी, ठीक, यह लंबाई थी आयत की, यह भी आयताकार था। तो अब यहाँ पे जो लंबाई है, यहाँ पे अब लंबाई क्या है, लंबाई जो हो गई है, यहाँ पे भी लंबाई जो है वह ऊंचाई बन चुकी है, लंबाई जो है वह ऊंचाई बन चुकी है। और यह जो यहाँ पे इस आयत की और यहाँ पे ये जो आयत का चौड़ाई था, यह चौड़ाई क्या बन चुका है, यह चौड़ाई बन चुका है त्रिज्या, चौड़ाई त्रिज्या बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इमेजिनेशन का अंतर है, आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। बस आपको जो तरीका समझ में आता है, यहाँ पे देखिए पहले तो प्रश्न में इन्होंने परितः, लंबाई के परितः घुमाने की बात की है, यानी कि जो ये हाथ वाला पंखा जिस प्रकार से घूमता है उसी प्रकार से इन्होंने घुमाने की बात कही है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, लंबाई को ऊंचाई ले लोगे और चौड़ाई को त्रिज्या ले लोगे, ठीक। और अगर इन्होंने मोड़ने की बात की होती, एक आयत को मोड़ करके बेलन बनाया गया है, तो चौड़ाई को हम लोग 2 पाई r ले लेते, चौड़ाई को 2 पाई r ले लेते और ऊंचाई को हम लोग लंबाई के बराबर कर देते, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब अगर आप लोग हाथ वाले पंखे को इमेजिन करें तो ऊंचाई तो आपकी लंबाई के बराबर हो गई। अब आपकी जो बेलन की ऊंचाई हुई वह कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की जो त्रिज्या हो जाएगी वह चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन आपको पता होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r का स्क्वायर यानी कि 3.5 गुणे 3.5 और h कितना है, गुणे 10, ठीक। अब 3.5 से 7 को काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से 22 को काटोगे तो 11 बार में कट जाएगा। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 गुणे 3.5 का गुणा होगा 10 में तो हो जाएगा 35, ठीक। अब देखिए दोस्तों 35 का गुणा आप 11 में कर लीजिए तो 35 सेकंडम 35 के 5 हासिल लगा 3, फिर 35 सेकंडम 35 और 3 38, यानी कि ये हो जाएगा 385 घन सेंटीमीटर, ठीक, घन सेंटीमीटर, ठीक। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊंचाई तो वही आप दोनों केस में मिल रही है 10 सेंटीमीटर, या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरे केस में 2 पाई r बराबर 3.5 रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो सोल्यूशन है, यही दो सोल्यूशन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इन्हीं में से जो सोल्यूशन आपको समझ में आए वह आप कर लीजिएगा, ठीक है। यह आपके ऊपर है, आपको कौन सा सोल्यूशन ज्यादा सटीक सही लग रहा है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। बस इमेजिनेशन का फर्क है, गलत कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न की भाषा के हिसाब से हम चलें कि लंबाई के परितः घुमाने पर, तो जो मैंने एग्जाम्पल आपको हाथ वाले पंखे का दिया है वही सही है और उसी पे मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। लेकिन इन्होंने जो सोल्यूशन यहाँ पे किया है यह तो पूरा पूरा गलत है, क्योंकि इन्होंने r की वैल्यू लिया है चौड़ाई के आधे को। चौड़ाई का आधा कभी भी आपको किसी भी केस में किसी भी प्रकार से आप मोड़ लो तोड़ लो, आपको जो त्रिज्या है वह चौड़ाई की आधी नहीं मिलेगी, ठीक। तो यह सोल्यूशन गलत है और बाकी जो दो सोल्यूशन हो सकते हैं वह मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिया है, ठीक है। तो हम लोग पहले x वाले पद को लिखते हैं, यानी कि माइनस 6x धन 9 बराबर 0। अब यहाँ पे ए बी सी, a इंटू सी हम लोग निकालते हैं। a इंटू सी कितना आ रहा है 9, ठीक है। तो 9 आ रहा है a इंटू सी और यहाँ पे है माइनस 6, ठीक। अब माइनस 6 को हमें इस प्रकार से दो भाग में बांटना है कि गुणा करने पे 9 आए और जोड़ने पे माइनस 6 ही आ जाए, ठीक। तो दो पदों में कैसे लिख सकते हैं, -3 और -3 में अगर हम लोग तोड़ लें तो गुणा करेंगे तो 9 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे -3 एक दूसरे में जुड़ेगा तो -6 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप समझ गए कि -6x को हम लोग यहाँ पे गुणनखंड अगर हमें चाहिए तो -6x को हमें -3x लिखना होगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -6x को -3x लिख लीजिए और धन 9 बराबर 0। देखिए कुछ हमने नहीं किया है, बस बीच वाले पद को हमें देखना होता है। मैंने आपको बताया है कि अगर एक पद ऋणात्मक है तो हमें जो हम चौथा पद लाएंगे वह भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो हमेशा 4 पद बनेंगे और 4 पद में से 2 धनात्मक होंगे, 2 ऋणात्मक होंगे या फिर चारों धनात्मक होंगे, ठीक। तो x कॉमन ले लीजिए तो x -3 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x -3 बराबर 0 और x -3 आप कॉमन ले लीजिए तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा x और फिर -3 बराबर 0। तो x बराबर 3 आ जाएगी वैल्यू, दोनों वैल्यू जो x की आएगी वह 3 आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90। अब आपको जहां भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिखे वहां पे आपको क्या दिखना चाहिए, वहां पे आप चाहें तो एक सर्वसमीका का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक अदर सोल्यूशन भी करके दिखा देता हूं। माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा। कॉस माइनस हम लोग कॉमन ले लिए हैं यहाँ पे बीच के दोनों पदों में, फिर धन साइन 90 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए cot 45 tan 45 का उल्टा होता है, tan 45 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 यानी कि 1 और फिर माइनस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा 1 और ब्रैकेट खुलेगा 1 आ जाएगा, फिर प्लस साइन 90 ये कितना होता है 1 होता है, तो 1 में से 1 घट जाएगा 0, फिर प्लस 1 यानी कि वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 13 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,991 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब देखिए हम लोग पूर्ण वर्ग किस प्रकार से, पहले तो हम लोग किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वह किस प्रकार से निकालते हैं। आप जानते हैं कि संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग संख्या को लिख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, जोड़ा बना लेते हैं और दाहिने से बाएं तरफ जोड़ा बनाते आते हैं दो संख्याओं का। तो 91 का एक जोड़ा, एक 44 का, एक 19 का। अब देखिए पहली जो संख्या मिल रही है हमें 19 मिल रही है, तो हमें एक ऐसी संख्या लेना है जिसका जो वर्ग हो वह 19 के बराबर या उससे छोटा हो। तो हमें क्या मिलता है 4 ऐसी संख्या है जो जिसका वर्ग 16 होता है और 5 अगर हम ले लेंगे तो उसका वर्ग 25 हो जाता है जो कि 19 से बड़ा है, इसलिए हम 4 ही लेंगे, ठीक। तो 4 यहाँ ले लेंगे, तो 4 यहाँ ऊपर भी लिख लेंगे जहां शेषफल आता है जो वर्गमूल होता है जो आता है वहां पे 4 लिख लेंगे और नीचे उसी 4 को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 आपस में जुड़ जाएगा 8 और अब यहाँ पे देखिए 16 लिखेंगे, 4 चौको 16 और इसमें से घट जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक। 3 आ गया और दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 8 के बगल हमें एक संख्या लिखनी होती है, बढ़ानी होती है और अब अगला पेयर हम उतार लेंगे क्योंकि जो भाग देने वाली संख्या है वह बड़ी हो रही है, तो एक पेयर हम लोग उतार लेंगे
तो ये हो जाएगा 344। अब 8 के बगल हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जिस संख्या के लिखने के बाद जो संख्या बने, मान लेते हैं 1 लिख रहा है, 1 लिख रहे हैं हम लोग, तो 1 से गुणा भी करके जो शेषफल आएगा वह यहाँ जो संख्या है उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो 1 लिखेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि 81 ही आएगा, जबकि हमें कितना लाना है 344 या उससे छोटा। ठीक, तो अब हम 8 के बगल कौन सी संख्या लिखेंगे, 2 लिख के देखते हैं और 2 से गुणा करेंगे तो 164 आएगा, उससे भी मतलब नहीं है, वह भी काफी छोटा है। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 249 आएगा। अब हम लोग 4 से गुणा करके देखते हैं सीधे, तो 4 से गुणा करिए, 4 चौक को 16, हाथ से लगा 1, फिर 4 चौक को 32, 1 33, 336 आ रहा है। तो 4 से हम लोग गुणा करेंगे और यहाँ ऊपर 4 लिख लेंगे जहां वर्गमूल आता है, और फिर 4 यहाँ पे भी जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे हैं तो 336 आ रहा है, दोनों को जोड़िए तो 88, और एक बगल में हम स्पेस छोड़े रहेंगे। अब यहाँ पे आप घटा लीजिए, 344 में से 336 घट जाएगा, 8 बचेगा। अब अगले पेयर को उतार लीजिए, 8 से 91। अब यहाँ पे 1 हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 881, और 1 का गुणा करेंगे तो 881 आ जाएगा। और 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो हमारी जो संख्या हो जाएगी 282 गुणे 2, यह 891 से बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से 1 लिख लेंगे, और यहाँ जो आ जाएगा, अब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 881 आ जाएगा, और शेषफल हमारा कितना बच जाएगा 10। तो 10 यहाँ पे संख्या जो दी गई है 10, उसमें से अगर हम इस 10 को हटा दें, यह जो संख्या हमें ऊपर मिल रही है 441, एक यहाँ आएगा, अगर इस संख्या में से हम लोग 10 घटा दें तो ये जो हमें संख्या मिल रही है 1,94,481, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, 441 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका उत्तर हो जाएगा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो कम से कम अगर हम लोग 10 इस संख्या में से घटा देते हैं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 है, x² - x - 7, इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड देखिए आप दोस्तों, इसका आप गुणनखंड करोगे तो a इंटू सी आप निकालोगे, कितना आएगा 7, और 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो बीच वाला जो पद b है -1, इसको आप 7 के रूप में नहीं तोड़ पाओगे। ऐसी दो संख्याएं आप नहीं लिख पाओगे जिनके रूप में इसको लिखने पे आपको उन दोनों का गुणा 7 मिल जाए। ठीक है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके ही इसका गुणनखंड कर सकते हो, जो आपके परीक्षा में नहीं ही पूछेगा। ठीक है, आपके परीक्षा में फॉर्मूला बेस्ड गुणनखंड नहीं पूछेगा, आपसे बस उन्हीं का पूछेगा जिसका आप आसानी से कर लो। ठीक है, जिसका जो बीच वाले पार्ट का है वह आप गुणनखंड कर ले जाओ। ठीक, तो इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, sec 30 - 2 cot 45 प्लस -4/√3 इंटू sin 60 प्लस 2 cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, बस वैल्यूज पुट करके, यहाँ पे आपको सबकी वैल्यूज पुट करके बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। sec किसका उल्टा होता है दोस्तों, cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टा यानी कि 2/√3। ठीक, यह वैल्यू आप लिख लोगे। फिर -2 इंटू cot 45 1 होता है, तो -2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर -4/√3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, तो -4/√3 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, फिर प्लस cos 0 डिग्री यानी कि +2 इंटू cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2/√3 -2 और -2/√3। तो ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2।
ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वह 0 आ जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए दो सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो दो सिक्के उछालने पे दोस्तों आपको मैंने शुरू में ही पहले क्वेश्चन में ही बताया कि 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, दोनों पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। ये 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ पे हमें दोस्तों निकालना है, और शंकु का यहाँ पे देखिए केवल वक्र पृष्ठ बोला है, जो कर्व्ड एरिया होता है शंकु का, जो शंकु होता है, जो टोपी होती है, टोपी आप देखते होंगे जोकर की, ये जो टोपी का ऊपर का जो घुमावदार भाग होता है, केवल इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया जो होता है वह पाई आर एल होता है। वैल्यूज बस आपको रख देना है, आर का वैल्यू है 8 और एल तिरछी ऊंचाई की वैल्यू है 21। ठीक है, तो यही वैल्यू आप रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 गुणे 8 गुणे 21 हो जाएगा, 7 से 21 कटेगा 3 आ जाएगा, और 22 गुणे 8 त्रिक 24, तो 22 गुणे 24 कितना आ जाएगा 828 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 576 को सरल कीजिए। तो 343 का घनमूल क्या होता है दोस्तों 7 होता है, और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। ठीक, तो आप यहाँ सीधे लिख दीजिए दोस्तों 343 का क्यूब रूट 7 और गुणे 576 का स्क्वायर रूट 24, तो 7 गुणे 24 कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, समीकरण 13x माइनस 30 धन एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। तो पहले तो इसको आप सही से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 13x को अगर आप लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 15x माइनस 2x माइनस 30 बराबर 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू बी आप करोगे, a इंटू सी अगर आप करोगे तो माइनस 30 आएगा, और माइनस 30 लाने के लिए आप क्या लिख सकते हो 13 को आप कितना लिख सकते हो 15 और माइनस 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो 15 और माइनस 2 को जोड़ोगे तो आएगा 13, और गुणा करोगे तो आएगा माइनस 30। ठीक, तो इस प्रकार से जब आप बीच वाले पद को लिख लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 बच जाएगा बराबर 0। x प्लस 15 दोनों जगह कॉमन मिल जाएगा, और बच क्या जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। x की वैल्यू आपको 2 और माइनस 15 मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत ही सरलता से गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड आप करना है। तो a इंटू सी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और बीच वाला पद 5x है, तो 5x को 4 धन 1 लिख दीजिए। आप बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। देखो यहाँ पे वही किया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लोगे, यहाँ पे 4x कॉमन लोगे तो 4x कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बच जाएगा, फिर प्लस 1 यहाँ कॉमन आएगा, x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा, x प्लस 1 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, 4x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे आपका यह जो है गुणनखंड हो गया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 90 का मान ज्ञात करो। तो सभी वैल्यूज आपको रखना है। cot 45 1 होता है, माइनस cot 30 माइनस cot 30, cot 30 क्या होता है tan 30 का उल्टा, और tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो 1 माइनस √3 प्लस 2 इंटू कॉस 30, cos 30 क्या होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, और माइनस साइन 90 कितना होता है 1, तो माइनस 1। अब इसी को सॉल्व आपको कर लेना है, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 22 आप देखिए, प्रश्न संख्या 22 है, समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस वाई बराबर 7 को हल करके y का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको रेखीय समीकरण दिए गए हैं, और जिसमें दो चर हैं, यानी कि दो ऐसे मान हैं जो आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है,
दो अननोन हैं, दो वेरिएबल हैं। ठीक, तो इसको किस विधि से सॉल्व करते हैं क्लास में मैंने आपको बताया है। दो विधियां हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि है और दूसरा है विलोपन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, y की वैल्यू 5x मिल जाएगी। ठीक है, तो y की जगह दूसरे समीकरण में आप 5x रख सकते हो, तो 2x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 5x बराबर 7, यानी कि 7x बराबर 7। तो x बराबर 1 मिल गया आपको, और इसी की वैल्यू आप कहीं भी पहले दूसरे में कहीं भी पुट कर दो। तो पहले समीकरण में आप पुट करोगे तो y बराबर 5x है, तो y बराबर 5 गुणे 1 यानी y की वैल्यू 5 आपको मिल गई। यह मिल गया आपको प्रतिस्थापन विधि से। और विलोपन विधि से आप करना चाहते हो तो विलोपन विधि से यहाँ सॉल्व किया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई को एक तरफ ले आइए पहले समीकरण में, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई। अब दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, दोनों का धन करोगे तो 5x धन 2x 7x हो जाएगा, और माइनस वाई प्लस वाई जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और बराबर 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, x की वही वैल्यू आप दूसरे समीकरण में रख दें तो y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अब इस प्रकार से दोनों विधि आपको मैंने बता दिया। प्रश्न संख्या 23 है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब वही प्रश्न दोस्तों जो मैंने आपको समझाया, वही यहाँ पे देखिए फिर से आ गया है। देखिए 7 सेंटीमीटर चौड़ा है और 17 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब इसको चौड़ाई के परितः घुमाना है, तो अगर हम इसे पंखा माने, ठीक है, पंखा माने अगर हम लोग हाथ वाला, तो चौड़ाई के परितः अगर घुमा रहे हैं, अगर चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं तो इस प्रकार से घूमेगा। चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई के परितः अगर घुमाएंगे तो वहां हम लंबाई के परितः घुमा रहे थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं तो चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो 7 सेंटीमीटर यानी कि h की वैल्यू 7 हो जाएगी और r की वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक है, और अगर आप यह सॉल्यूशन ना मानो तो आप क्या करोगे, चौड़ाई के परितः घुमा रहे हो, तो ये तो हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। h और r की वैल्यू यहां से आप रख करके मान निकाल सकते हो। और दूसरा जो सॉल्यूशन है आपका, वह आप क्या कर सकते हो, चौड़ाई के परितः मोड़ सकते हो, यानी कि इस प्रकार से ये आपका आयत है, ये आपका आयत है, चौड़ाई के परितः आप अगर इसे मोड़ते हो तो कॉपी को आप ऐसे रख लो जैसे ये मैंने आयत बनाया है, और आप इसको, अब दोस्तों चौड़ाई के परितः आपको फोल्ड करना है। ठीक है, तो आप इसको जब फोल्ड करोगे इस प्रकार से आप फोल्ड करोगे, इसको इस प्रकार से फोल्ड करोगे। ठीक है, जो लंबाई है आप पहले इसी प्रकार से कॉपी रख लीजिए। ठीक है, और जो आपकी कॉपी की चौड़ाई है उसको आप दोनों को पकड़िए। आप पकड़ते हो लंबाई में कॉपी को, लेकिन ऐसे आप पट करके रख लो कॉपी को, और दोनों चौड़ाई को आप पकड़ लो कॉपी के, और एक चौड़ाई को पकड़ करके दूसरे चौड़ाई से आप मिला दीजिए। ठीक है, तो आपको एक बेलन प्राप्त होगा जो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक बेलन बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक, और ये जो आपकी लंबाई है यह क्या हो जाएगा, यह बेलन का परिधि हो जाएगा। जो लंबाई है वह बेलन की परिधि बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बेलन की परिधि 2 पाई r बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 17 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई दोस्तों बन जाएगा परिधि। अब यहाँ पे दोस्तों लंबाई परिधि बन गया, यानी कि 2 पाई r की वैल्यू 17 हो जाएगी, और जो आपकी चौड़ाई है, यह जो चौड़ाई है यह क्या बन रहा है, ऊंचाई बन जा रहा है। यह जो चौड़ाई थी यह अब क्या बन चुका है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यह ऊंचाई बन चुका है। तो चौड़ाई h बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इनका सोल्यूशन देखो तो इन्होंने जो वैल्यूज हैं वह बहुत ही गड़बड़ रखी हैं। आपकी r की वैल्यू इन्होंने 7 रखी है और h की वैल्यू 17 रखी है। ठीक, तो यह जो सॉल्यूशन है वह पूरा गलत है। ठीक है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आप हल कर सकते हो। ठीक, जो h की वैल्यू पहले केस में अगर पहले तरीके से आप मानते हो, HR की वैल्यू मैंने बता दी है, और
दूसरा केस अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मैंने आपको R और H की वैल्यू बता दी है, तो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। परितः घुमाने को बोल रहा है तो यही फैन की तरह आप सॉल्व करोगे, हाथ वाले पंखे की तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, और परितः मोड़ने की बात अगर करता है तब आप इस प्रकार से दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यही दो चीजें हो सकती हैं। इस प्रकार से अगर आप इमेजिन करो तो इसी दो प्रकार से बेलन बन सकता है, और बाकी जगह बहुत अलग अलग सोल्यूशन है। आपके सीरीज में भी बहुत अलग सोल्यूशन है। दो क्लियर कट मैंने आपको इमेजिनेशन बता दिए हैं जिस तरीके से आपका जो बेलन है वह बन सकता है, और किस प्रकार से आप वहां से R और H की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो, यह मैंने बना के बता दिया है आपको। अब आप सॉल्व करके देख सकते हैं, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 25 है। 25 से पहले देखिए 24वीं प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 24 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कितना है 154, और 154 का वैल्यू कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर अगर हम त्रिज्या मानते हैं वृत्त की, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 बटे पाई, 154 बटे पाई हो जाएगा। और आर स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहें तो अगर पाई की वैल्यू हम लोग रखें 22 बटे 7, तो 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा 22, क्योंकि 22 बटे 7 होता, अब 7 का गुणा ऊपर हो गया। ठीक, तो ये जो हर वाला 7 है इसको हम नहीं लिखेंगे, इसका गुणा हमने ऊपर कर दिया। अब देखिए अगर हम लोग 22 से 154 को काटें तो 22 से 7 154 होता है, और आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 हो जाएगा, आर बराबर 7 हो जाएगा, यानी आर की जो वैल्यू आ जाएगी वह 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 है। संख्याओं में बहुलक ज्ञात करना है। संख्याएं दी गई हैं तो इनको क्या करेंगे, पहले क्रम में आप लिख लीजिए। तो क्रम में आप लिखेंगे तो 0 0 0 0 3 बार आया है, और इसके बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद देखिए 5 आ रहा है, फिर 8, फिर 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, तो सबसे अधिक बार जो संख्या आ रही है वह 0 आ रहा है 3 बार, तो 0 क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है। क्यूब रूट ऑफ, करनी की घात यहाँ पे 3 है, करनी की घात 3 है, और करनी में 125 गुणे 343 है। ठीक, तो 125 को मैंने आपको बताया है, 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब और गुणे ये है 373 7 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ से क्यूब रूट हम डायरेक्टली इसको चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब, फिर क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अलग अलग ये हो जाएगा 5 गुणे 7, दोनों से घात और करनी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 35। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है। 9 बटे 49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं, एक पद ए स्क्वायर बी माइनस और बी स्क्वायर है, इस प्रकार से है। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, इसी रूप में इसको बनाएंगे तो 9 बटे 49 को क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 बटे 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखो तो 3 बटे 7 ए का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूले में ए की जगह क्या आ रहा है 3 बटे 7 ए आ रहा है, और बी की जगह क्या आ रहा है 2b आ रहा है। ठीक, तो यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 3 बटे 7 ए धन 2b, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 3 बटे 7 ए माइनस 2b, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का जो कर्व्ड एरिया होता है दोस्तों वह कितना होता है? 2 पाई आर एच। जो कर्व्ड एरिया होता है, केवल ये जो ऊपर वाला भाग है यह कितना होता है? यह 2 पाई आर इंटू एच होता है। ठीक है, तो यह होता है सूत्र बेलन के वक्र पृष्ठ का। अब यहाँ पे संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं लिखा है, नहीं तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर वैल्यू जुड़ जाती। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं जुड़ेगी क्योंकि संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं पूछा है, केवल वक्र पृष्ठ पूछा है। तो यहाँ पे आप r की वैल्यू 5 रख दीजिए और ऊंचाई की वैल्यू 14 रख दीजिए और पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। आप सॉल्व करोगे तो 440 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आधा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी और परिधि 2 पाई आर। अब वैल्यूज रख दीजिए, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7, 7 7 कट जाएगा, 2 का गुणा 22 में होगा तो 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आ जाएगी, जिस वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समचतुर्भुज दोस्तों आपको पता है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। और इस चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसके जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है, उनके दोनों लंबाइयों के गुणा का आधा जो होता है वह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो यह आप याद रख सकते हैं। सूत्र पूछा है एक बार आपके परीक्षा में 2016 में, तो हो सकता हो कि प्रश्न भी पूछ ले। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समलंब चतुर्भुज है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का जो लंबाई है वह दिया गया है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है। तो समलंब चतुर्भुज का अगर हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास सूत्र होता है, जो दोनों भुजाएं समांतर हैं उन दोनों भुजाओं के योग का आधा, उन दोनों भुजाओं के योग का आधा यानी कि 15-8 और उस योग का आधा होता है। ठीक, दोनों भुजाओं के योग का आधा और गुणे उन दोनों के बीच की दूरी या ऊंचाई जिसे बोलते हैं, तो 12 मीटर दिया गया है। तो 2 से 12 को काटेंगे 6 आ जाएगा और 15-8 कितना हो जाएगा? 23, 23 गुणे 6, 6 का गुणा 23 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 के 1 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138 वर्ग मीटर आ जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 138 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है यही होता है समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, दोनों भुजाओं का योग का आधा और गुणे उन दोनों के बीच की दूरी या ऊंचाई जिसे बोलते हैं। तो ये आ गया 138 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको पहले क्रम में लगाइए। तो 2 1 दिया गया है, 2 3 दिया गया है, 2 6 दिया गया है, 1 8 दिया गया है, 1 9 दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे अधिक बार अकेले आ रही हो। यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 बार आ रही है, 1 3 और 6। तो यह तीनों जो हो जाएंगी वह बहुलक हो जाएंगी। इस प्रकार देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करना हो या बहुलक ज्ञात करना हो, सबसे पहले हम क्रम में लगाते हैं संख्याओं को, क्रम में संख्याओं को लिख लिया। तो अब हम देख रहे हैं कितने पद हैं, यहाँ पे 13 पद दिए गए हैं। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा? 13 पद हैं यानी कि संख्या विषम है, ऑड है, तो माध्यिका का फॉर्मूला ऑड नंबर्स जब रहते हैं, जो विषम संख्याएं रहती हैं, तो माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है। जब संख्याएं सम दी रहती हैं तो माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग अलग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्याओं वाला फॉर्मूला लगेगा माध्यिका का, यानी कि n धन 1/2वां पद। ठीक, तो अब n की वैल्यू कितनी है? 13 है n की वैल्यू, तो 13 धन 1/2 यानी कि 7वां पद। अब 7वां पद यहाँ पे क्या है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। 7वां पद जो पहला 5 है ये हमारा 7वां पद है, तो माध्यिका का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं
अब इनको भी पहले हम क्रम में लगाते हैं। तो देखिए कुल कितने पद हैं, 11 पद हैं। अब माध्यिका क्या होगा, विषम संख्याओं वाला लगेगा, n धन 1/2वां पद, यानी कि 11 धन 1/2 यानी कि छठवां पद। छठवां पद का मान यहाँ पे क्या है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। कोइंसिडेंस की बात है कि छठवें पद का जो मान है वह 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका 6 हो जाएगा। और माध्यिका छठवां पद आया है, इस वजह से वैल्यू 6 नहीं है। यहाँ पे जो छठवां पद है उसका मान 6 है, इसलिए माध्यिका 6 आया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, कर्णीगत राशि लिखिए। तो कर्णीगत राशियां बहुत सारी होती हैं, कुछ भी आप लिख दीजिए। √2 लिख दीजिए, √3 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए, √6 लिख लीजिए, √7 लिख दीजिए, √8 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कर्णीगत राशि होता है। बस ऐसे कर्णी मत लिखिएगा कि कर्णी 4 लिख दीजिए, क्योंकि यह कर्णी सॉल्व हो जाती है, 2 आ जाता है मान। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में √2, √3, √5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, कर्णी का घातांक बताइए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 36, कर्णी का घातांक बताइए। तो किसी राशि का जितना कर्णी मूल होता है वही घातांक होता है। मतलब कि अगर हम लोग वर्गमूल कहें तो यह जो जितना है मूल, उसी को हम लोग कर्णी का घातांक कहते हैं। अगर किसी संख्या का इस प्रकार से 5 लिखा है, √5, तो इसका मूल कितना होगा, इसका यह वर्गमूल लिया जा रहा है, तो इसका मूल जो होगा, इसका जो घातांक होगा, इसका जो घातांक होगा वह कितना होगा, इसका जो कर्णी मूल होगा। यानी कि कर्णी मूल क्या है, इसका वर्गमूल, यानी कि कर्णी की घात क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक, इसी प्रकार से अगर यहीं पे लिखा रहता क्यूब √5 घनमूल 5 का, तो इसका जो कर्णी का घातांक आता है वह कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, और यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है √2, इसमें घातांक 2 है, यह सही कर लीजिएगा। और 2 × √3 में भी घातांक 2 है। ठीक, और यहीं पे अगर n√a लिखा हो तो इसका घातांक क्या है, यहाँ पे कर्णी की जो घात है वह n है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्णी का घातांक बताइए। तो आप परिभाषा लिख सकते हो कि किसी राशि का जितना कर्णी मूल होता है वही घातांक होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। तो उत्तर देखिए, कोई भी संख्या जो घन है उसका घनमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा लघु विधि, शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने 37 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया। अब जितने क्वेश्चन बच रहे हैं वह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए। तो आप इन सभी को अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, और आपकी तैयारी कम समय में अच्छी हो पा रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग की तैयारी एग्जाम टाइम में बेहतर हो पाए और सभी लोग इसी प्रकार से सही क्वेश्चंस को, सही उत्तर को जाने। ठीक है, सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों डीएलएड के कोर्सेस और आगे चल के यूपी टेट के कोर्सेस को प्राप्त करने के लिए, टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप चाहें तो प्ले स्टोर पे भी जा करके टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।